Hello everyone, welcome to Agriculture Vision online platform. Myself संदीप बेनीवाल. इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे एसिड एवं बेस के बारे में यानी कि अम्ल एवं क्षारक के बारे में तथा लवण के बारे में यानी कि साल्ट के बारे में. ये अपने क्लास 10th के सेकंड लेसन है साइंस का. काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और काफ़ी इजी भी लेसन है. फिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको अपने समझने का प्रयत्न करते हैं और अंत में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं. इससे पहले अपने फर्स्ट लेसन की एक वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी देखिएगा और अच्छी लगी हो आपको, आपने देखी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपका कोई डाउट हो. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए अपने देखते हैं कि एसिड क्या होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अम्ल. अपना सिद्धांत क्या है कि अपने सबसे पहले लेसन के बारे में पढ़ेंगे यानी कि लेसन क्या कहना चाहता है. ठीक है, लेसन का नाम समझने का प्रयत्न करेंगे. अम्ल अपने बहुत ही छोटी क्लासों से लगभग 6th-7th क्लास से साइंस में अपने पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि अम्ल क्या होते हैं. देखिए, अम्ल वह होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं. वह पदार्थ, वह यौगिक जो जलीय विलयन में H+ यानी कि उनको जब जल में घोलेंगे तो वो H+ आयन देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे या अम्ल कहलाएंगे. ठीक है, अब बात करते हैं क्षारक क्या होता है. देखिए, इसके सेम ही क्षारक होता है जो कौन से आयन देंगे, OH- हाइड्रोक्सिल आयन देंगे. लिख लेते हैं अम्ल और क्षारक की परिभाषा. सबसे पहले बात आती है अम्ल. अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं. ठीक है, वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे अम्ल कहलाएंगे और वो पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे क्षारक कहलाएंगे. लिख लेते हैं क्षार. जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. ठीक है, अपने इनसे कन्फर्म ये हो गया कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देंगे और क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देंगे. देखिए, मैंने लिखा है क्षार. अब एक बात करते हैं क्षारक. जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि जो क्षार जल में घुलनशील होंगे उन क्षारक को क्षार बोला जाएगा. इसके बाद अपने बात करेंगे लवण की. थोड़ी रिएक्शन पढ़ने के बाद में बात करेंगे, कुछ अपने अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, कुछ अम्ल क्षार के बारे में जानेंगे. उसके बाद में जब अम्ल और क्षारक के कंसेप्ट अपने को क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में अपने पढ़ेंगे लवण के बारे में. देखिए, अब मैं बात करूं कि कुछ सूचक होते हैं. बात आती है सूचक की. सूचक या इनको अंग्रेजी में यदि बात करें तो इंडिकेटर बोला जाता है. सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं. सूचक वो होते हैं जो अपने को इशारा करते हैं या उनके गुणों के बारे में या उसके बारे में बताते हैं. बाइक के, कार के, सभी व्हीकल्स के इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेटर क्या बताते हैं, अपने को उसकी मुड़ने की दिशा का ज्ञान करवाते हैं कि ये इस दिशा में मुड़ेगा. ठीक है, तो इसी प्रकार इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो सूचक
जो सूचक पदार्थ या जो पदार्थ अम्ल व क्षारक का अपने को ज्ञान कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्ल क्षारक सूचक बोला जाता है। अम्ल क्षारक सूचक में अपने पढ़ेंगे अम्ल क्षारक सूचक। अम्ल क्षारक सूचक, अम्ल क्षारक सूचक की परिभाषा क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो हमें अम्ल व क्षारक का ज्ञान करवाते हैं, अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षारक सूचक कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल की यदि अपने बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से अम्ल क्षारक सूचक के? लिटमस पत्थर, मेथिल ऑरेंज, ये क्या है? एग्जाम्पल है किसके? अम्ल क्षारक सूचक है। ये जो मेथिल ऑरेंज होता है और लिटमस पत्थर होता है, लिटमस पेपर होता है, वो अपने को अम्ल का और क्षारक का अंतर बताते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है। इनके बारे में अपने थोड़ी सी डिटेल से अभी चर्चा करेंगे। तो ये सूचक क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सूचक होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक। देखिए प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं? जो अपने को प्रकृति में एज इट इज मिलते हैं और उनका अपने एज इट इज उपयोग करते हैं अम्ल और क्षारक का पता करने के लिए, उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। फॉर एग्जाम्पल किस से करते हैं? लिटमस पत्थर से, लिटमस पत्थर से। उसके बाद में हल्दी से भी अपने इसका पता करते हैं। दूसरी बात आती है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कौन से? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखिए कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? जो अम्ल और क्षारक का पता लगाने के लिए अपने लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, उनको कृत्रिम या संश्लेषित सूचक भी बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, इनके बारे में जल्दी। अब कहीं कहीं लिखा होता है, कुछ किताबों में लिखा था गंधीय सूचक। गंधीय सूचक देखते हैं, तीसरा और देख लेते हैं। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जिनकी गंध के कारण, जिनकी गंध से अपने पता लगाते हैं कि ये एसिड है या बेस। इनकी गंध से अम्ल व क्षारक की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या करेंगे? अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता अपने गंध से लगाएंगे, यानी कि अम्ल की कंडीशन में उसकी सुगंध या स्मेल है वो चेंज हो जाएगी और क्षारक की स्थिति में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए अपने अम्ल और क्षारक के चीजों का पता लगाने के लिए। लिटमस बुक को भी गौर से देखते हैं कि लिटमस पत्थर होता क्या है। अपने बात की थी लिटमस पत्थर की, इस लिटमस पत्थर की। ये देखिए जो लिटमस पत्थर होता है ये थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कुल के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा के लिचेन पौधे से ये क्या होता है? प्राप्त होता है। अब यदि उसकी दूसरी बात करें तो इसकी नेचर क्या होती है? लिटमस पत्थर
बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का, उदासीन प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का होता है। यानी कलर तो इसका होगा बैंगनी, पर्पल कलर का होगा और उदासीन प्रकृति का होगा। ना तो ये अम्लीय होगा और ना ये क्षारीय होगा। इसके बाद की यदि अपने बात करते हैं कि अंतर की बात करते हैं। देखिए अंतर, सामान्य अंतर क्या होता है कि अम्ल, यहां लिखेंगे अपने अम्ल के बारे में, अम्ल, और यहां लिखेंगे अपने क्षारक के बारे में। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं इसके अंदर कि सबसे पहला अंतर जो अपने छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, स्वाद क्या होते हैं, खट्टे, और ये स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके बाद में सेकंड यदि बात करें अंतर की, पहला अंतर, दूसरा अंतर, पीएच मान, सबसे आसान पीएच मान, इनका पीएच मान होता है वो 0 से 7 तक का होता है और इनका पीएच मान होता है वो 7 से 14 तक का होता है। अभी बताएंगे कि पीएच मान होता क्या है। ये क्या बला आ गई जो पीएच मान वाली। थर्ड अपने यदि बात करें, लिटमस पत्र की बात कर रहे थे। देखिए जो अम्ल होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं और ए से नाम स्टार्ट होता है अनिल। देखिए अनिल नाम स्टार्ट होता है, अनिल। अनिल में क्या है, ए अम्ल, न से नीला कर, नीला, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र को क्या करेंगे, जो नीला होगा उसको लाल कर देंगे। क्या कर देंगे, नीले को लाल कर देंगे। ऐसे अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। इसके बाद सेकंड यदि बात करें इसमें क्षारक में, तो ये क्या करेंगे, उस लाल को नीला कर देंगे। यदि कुछ उदाहरण की यदि बात करें तो अपने बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पीएच मान क्या होता है। मैंने लिखा कि जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 0 से 7 के मध्य होता है और 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय होता है। तो 7 वाला असर क्या होता है, 7 वाला उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं अपने पीएच मान की। पीएच मान, व्हाट इज पीएच। पीएच देखिए क्या है, परिभाषा आपसे पूछेगा व्हाट इज पीएच, पीएच क्या है। तो पीएच है एक स्केल है। वैज्ञानिकों ने क्या है, अम्ल और क्षारक कितने ज्यादा तकड़े वाले अम्ल है और कितने ज्यादा तकड़े वाले क्षारक है, इनका पता लगाने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसका नाम क्या बताया, पीएच स्केल। और इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, जिसे अपने फुट्टे में क्या होता है 0 से लेकर 15 तक नंबरिंग होती है। इसी प्रकार का एक स्केल था जिसपे नंबरिंग थी 0 से लेकर 14 तक। उसको और वैज्ञानिकों ने नाम दिया पीएच स्केल। पी एक है ना, पीएच में जो पी है वो है जर्मनी भाषा का शब्द और इसका मतलब क्या होता है, पुषांश। पुषांश यानी कि शक्ति। जर्मनी भाषा में शक्ति को पुषांश बोला जाता है और ये शक्ति भाषा इससे ही लिया गया है, जर्मनी भाषा से। ये कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मनी। और जर्मनी में पुषांश, पुषांश, पुषांश का मतलब क्या होता है, शक्ति। शक्ति किसकी, हाइड्रोजन की शक्ति। ये हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है, यानी कि वो H+ आयन कितने त्याग सकता है, किस प्रकार से H+ आयन कितनी आसानी से त्याग सकता है, कितनी कठिनाई से त्यागता है या नहीं त्यागता है, इसका बेरा इससे पड़ता है। तो एक था पीएच स्केल। अब पीएच मान पे आ गए तो अपने बात किसकी सीखी, पीएच स्केल की। पीएच स्केल मैंने बताया कि वैज्ञानिकों ने एक स्केल विकसित किया जिसपे 0 से 14 तक नंबरिंग थी। किस प्रकार का स्केल था, इस प्रकार का वो स्केल था और जिसपे क्या था, इस प्रकार से था कि 0, 1, 2, 3, यहां पे 7 बीच में और यहां पे लास्ट में क्या था, 14 था। यदि ये जितना ज्यादा मान होगा उतना क्या होगा,
अम्लीय प्रकृति होगी, यानी कि पीएच का मान जितना कम होगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और पीएच का मान जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, क्षारीय ज्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। पीएच स्केल है, इसकी खोज सोरेनसन किसने की, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। और ये फुट्टे की तरह ही होता है, अपना जो स्केल होता है उसी की तरह होता है। इस पे 0 से 14 तक नंबरिंग होती है, 0 से 7 वाला अम्लीय और 7 से 14 वाला क्षारीय, और पीएच मान 7 जिसका होता है वो कौन सा होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ये थी खोज। अब इस खोज के आधार पर कुछ और चीजें ज्ञात हुई। वो क्या हुई कि यदि जिसका पीएच मान बिल्कुल कम है, यानी कि जिसका पीएच मान 1 है, 2 है, वो क्या होंगे, वो प्रबल अम्लीय होंगे, यानी कि बहुत तकड़े वाले अम्ल होंगे। देखिए इस प्रकार से प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, अम्ल का काम क्या है, जल में H+ आयन देना। यदि जल में वो आसानी से H+ आयन दे देगा, अपने को कोई जोर नहीं आएगा, तो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। यही बात इसमें लिखते हैं, जो विलयन या जो यौगिक H+ आयन आसानी से त्याग देते हैं, जल में आसानी से H+ आयन दे देते हैं, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। इसकी पीडीएफ की आप चिंता मत कीजिए, इसकी जो पीडीएफ है नोट्स की, आपको जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे इस वीडियो के, तो वहां पे एक लिंक दी होगी, डाउनलोड दिस पीडीएफ। ठीक है, उसको क्लिक करना, लिंक को, आपके गूगल ड्राइव में वो पीडीएफ सेव हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है कि जो जल में आसानी से H+ आयन दे दे, उनको बोलेंगे प्रबल अम्ल। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण लिख देते हैं, HCl, H2, SO4, HNO3। ठीक है, ये क्या है बेटा, सारे प्रबल अम्ल है। अब बात करते हैं, अपने प्रबल होगा यानी कि कोई तकड़ा होगा तो कोई मुर्दा भी होगा मेरे जैसा, तो प्रबल का अपोजिट क्या होता है, दुर्बल। अब बात करें दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में आसानी से H+ आयन नहीं देंगे, भी राडा झगड़ा करना पड़ेगा उनके साथ, H+ आयन लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे इसको। कौन सा, एसिटिक अम्ल। कौन सा वाला, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, और इसको लिख देते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबल और दुर्बल क्या क्षारक हो सकते हैं, अम्ल हो सकते हैं, क्षारक नहीं हो सकते। हाँ भाई, हाँ क्षारक भी हो सकते हैं। जब ये अम्ल की बात करते हैं, सेम की सेम बात अपने क्षारक में भी करेंगे। लवण की तो कहानी न्यारी है, परिवार ही अलग है इसका, तो ये तो रहता ही है, नहीं है, कनाडा रहता है ये तो। देखिए प्रबल किसकी बात करते हैं, क्षारक की बात करते हैं। प्रबल क्षारक में क्या होता है, जो जल में आसानी से, कौन से होते हैं क्षारक, होते क्या हैं, OH आयन देते हैं। तो जो जल में आसानी से OH- हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल क्षारक कहलाएंगे। यानी कि आसानी से दे देंगे तो प्रबल कहलाएंगे ना, और जो आसानी से नहीं देंगे वो दुर्बल कहलाएंगे। इसका उपयोग बताऊंगा मैं आपको, दुर्बल का बहुत तगड़ा उपयोग है। प्रबल क्षारक कौन से होते हैं, एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, एक आधा अपने दुर्बल क्षारक का भी लिख लेते हैं। दुर्बल क्षारक कौन सा होता है, दुर्बल क्षारक होता है एक, कौन से वाला, MgOH की ट्वाइस। इसका नाम आप कमेंट कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका नाम कमेंट कीजिए, यदि आपको नाम पता हो तो। यदि आपको पता है तो सारे कमेंट में यस लिखेंगे, यदि आपको पता नहीं है तो सारे कमेंट में नो लिखेंगे। तो इसका नाम होता है, जिसको मैं लिख रहा हूं वो नाम पता नहीं था ना, वो लिखेगा नो, और जिसको ये पता है कि इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो कमेंट करेगा नो। और जिसको मैं बता रहा हूं वो नाम पता हो
तो यस लिखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशिया का दूध। मैग्नीशिया का दूध इसका नाम होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जब अपने पेट में एसिडिटी बन जाती है ना, फोकट का खाना मिलता है, जब अपने ज्यादा खा लेते हैं तब क्या होता है, पेट में जलन होती है, तब अपने बोलते हैं एसिडिटी हो गई हमें। तो क्यों भाई, खाना तो लोगों का था, फ्री का जल गया था आपको, खाना तो अपने हिसाब से चाहिएगा, एसिडिटी बनेगी और क्या बनेगा। तो उस समय यानी कि एसिडिटी, अम्लता बन जाती है पेट में। अम्लता बन जाएगी तो अम्लता को सुधारने के लिए क्या करेंगे, अम्लता को सुधारने के लिए अपने करेंगे क्या, क्षारक देंगे। क्षारक ये तकड़े वाला अन्य कुछ नहीं देंगे, अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे। इनो, सर हमें इनो ला दो, हमें एसिडिटी बन गई। तो एसिडिटी बन गई तो क्या करेंगे, अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करेंगे, जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी। जल्दी से इसके एक फोटो कैप्चर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में आगे का चीजें पढ़ेंगे अपने। हाँ जी, अब अपने आगे की कुछ चीजें पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल पढ़ लिया, दुर्बल अम्ल पढ़ लिया आपने। अब पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होगा यदि धातु से अभिक्रिया करेगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों प्रकार आपको बताऊंगा। जल्दी से बताइए कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, पता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इतने में बोर्ड साफ कर लूं। हाँ जी, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जब भी अम्ल कोई धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसको अपने एक अभिक्रिया के रूप में लिख लेते हैं, समीकरण के रूप में, अभिक्रिया के रूप में। अभिक्रिया के रूप में क्या लिखते हैं, अम्ल प्लस धातु। यदि अम्ल की धातु के साथ अपने अभिक्रिया करवा देंगे, क्या होगा, लवण बनेगा, प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा। देखिए, इस अभिक्रिया थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि उधर वाला बोर्ड अपने यूटिलाइज कर लेंगे। हाँ जी, जब अपने अम्ल प्लस धातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो बनेगा लवण प्लस जल। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछ सकता है, वो बोलेगा कि यदि एक अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे या धातु की अभिक्रिया एक अम्ल से करवाने पर क्या होगा। क्या होगा तो अपने को लिखना है, यदि अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाएंगे या धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। लवण और H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, दूसरा प्रश्न उसका एग्जामिनर का, यदि अपने धातु और अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस बनेगी, तो गैस का नाम क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए,
इस हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसके पास जब अपने मोमबत्ती लेके जाते हैं तो फट फट की आवाज के साथ वो मोमबत्ती जलती है, तो अपने को पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है। देखिए, अब कोई धातु अम्ल लेते हैं, अम्ल कौन सा लेते हैं, HCl प्लस धातु कौन सी लेते हैं, Na। ये अम्ल है, ये धातु है, क्या बनेगा, NaCl प्लस में क्या बनेगा, H2। इसके बाद में यदि अपने दूसरा अम्ल लेते हैं H2SO4, ये भी अम्ल है, प्लस दूसरी धातु लेते हैं ZnSO4 प्लस में H2, यही तो बन रहा है। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं अपने HCl प्लस ZnCl2 प्लस H2, यहां पे 2 लगाएंगे और ये अभिक्रिया अपनी क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। आपने क्या देखा, जब भी धातु कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनेगा और इसके साथ साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। यदि पूछा जाए क्या होगा तो ये लिखना है, जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। नीचे एग्जाम्पल देखिए, ये इस प्रकार की अभिक्रिया लिख सकते हो। हमने क्या सीखा, एक अभिक्रिया सीख ली, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। दूसरा, धातुओं की क्षारक के साथ अभिक्रिया, धातुओं की क्षारक के साथ अभिक्रिया। यह भी तो हो सकता है कि धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया करें, सेम कंडीशन होगी, सेम की सेम कंडीशन। जब धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया को लिखते हैं फिर से, धातु प्लस में क्षारक, क्या बनेगा, लवण प्लस H2 बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, धातु अपने लेते हैं Na प्लस क्षारक लेते हैं NaOH, धातु लेते हैं जिंक, धातु लेते हैं जिंक। देखिए, अपने को हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो हाइड्रोजन गैस अपने क्या कर दी, निकाल दी। तो हाइड्रोजन कितने निकले बेटा, 2 निकले। संतुलित करनी सिखाई थी, हाइड्रोजन 2 निकले तो यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, 2। अब जो भी बच गया सामान इसको यहाँ पे लिख देते हैं। कितने Na बच गए, Na बच गए 2, Na2 प्लस Zn बच गया, Zn बच गया, प्लस O भी तो 2 बच गए ना अपने पास, O2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। ये क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। इसको क्या है, क्या ये असल में क्या है, ये लवण है। ठीक है, सोडियम जिंकेट क्या होता है, लवण होता है। ये बात अपने सीख ली। इसके बाद एक चीज सीखेंगे, नोट लगा के एक चीज सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे नोट लगा के, कि सारी धातुएं ना वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, क्या समस्या है इनके, समस्या इनकी ये है कि सारी धातुएं, जो धातुएं होती है ना वो क्या, कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब क्षारीय प्रकृति की होती है तो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, समान चीज के साथ अभिक्रिया नहीं होती। अब पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, गंगा जल बना देगा। गंगा जल ही होता है सारा। पानी के साथ क्रिया करके शराब तो नहीं बनाएगा ना, पानी के साथ अभिक्रिया पानी ही बनेगा, पानी है। तो क्या होता है कि सेम चीजें अभिक्रिया नहीं करती। अब लोहा के साथ अभिक्रिया क्या करेगा बेटा, नहीं करेगा। लोहे के साथ में पानी हो गया तो वो अभिक्रिया करके क्या लगा देगा, जंग लगा देगा। पिछले अध्याय में अपने ये पढ़ी थी, आगे वाले अध्याय में फिर से पढ़ेंगे। देखिए, नोट लिखेंगे 500 रुपए का, सभी धातुएं
क्षारक के साथ रिएक्शन नहीं करती है, केवल कुछ ही धातुएं क्षारक के साथ रिएक्शन करके लवण व H2 गैस बनाती है। ठीक है, ये अभिक्रिया आपने लिख ली। अब बात करते हैं सेकंड, अगले वाले। धातुएं आपने देख लिए कि किस प्रकार से अम्ल के साथ करती है अभिक्रिया और किस प्रकार से क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है। अगली अभिक्रिया आपने पढ़ेंगे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? तीसरी, धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रो कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु कार्बोनेट, देखिए धातु कोई सी लेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि धातु का। ठीक है, धातु कार्बोनेट मैं आपको बता दूं पहले, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रो कार्बोनेट, ये दोनों यदि एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? H2O H2O प्लस CO2 प्लस में क्या बनेगा? लवण बनेगा। प्लस में जो भी बच गया वो क्या होगा? लवण होगा। अब बात करते हैं धातु कार्बोनेट क्या होते हैं। सबसे बड़ी समस्या, पहले लेसन में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, तो उनमें कार्बोनेट का फॉर्मूला था। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होते हैं? CO3 होता है। देखिए CO3 है, इसके साथ अपने को धातु जोड़ना है। सोडियम ले लेते हैं, सोडियम Na। देखिए कार्बोनेट की संयोजकता होती है वो -2 होती है और इसकी +1 होती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? Na2CO3। ये हो गया धातु कार्बोनेट। धातु है, कार्बोनेट है, तो धातु का कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? धातु कार्बोनेट ही तो होता है। कैल्शियम धातु लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम धातु लिए तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। यदि इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यानी कि धातु की जगह क्या नाम ले रहे हैं? सोडियम का। सोडियम है तो सोडियम का नाम लेंगे, पोटेशियम है तो पोटेशियम का नाम लेंगे। देखिए धातु कार्बोनेट की यदि अपने एसिड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं, एसिड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या बनेगा? यहां पे अपने को बनेगा H2O। अपने को पता है कि धातु कार्बोनेट यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल बनेगा। जल बनेगा, यदि जल बनेगा तो H2O बन गया। अब H तो अपने पास कितने हलाला? 1, उधर बन कितने हैं? 2। तो क्या करेंगे? यहां पे 2 लगा देंगे। यदि यहां 2 लगा दिया तो Cl भी कितने हो गए अपने पास? 2। अब ऑक्सीजन यहां से एक निकल गया, CO3 था अपने पास, एक ऑक्सीजन निकल गया तो अपने पास क्या बचा? CO2 बचा। प्लस में क्या निकल गया डियर स्टूडेंट्स? CO2। और इसके बाद में जो बच गया सारे को लिख दो। Na कितने बच गए अपने पास? Na और क्या बच गया? Cl। दोनों कितने हैं? 2 है। NaCl फॉर्मूला होता है इसलिए 2 लगा देंगे। अब एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
CaCO3, ये है धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोकार्बोनेट का नहीं है, ये है धातु कार्बोनेट का, प्लस H2SO4। देखिए ये H2, ये क्या करेगा, H2O प्लस CO2, ये बन गया H2 O, यहां से निकल गया O, यहां पे CO2 बच गया, ये रहा CO2 प्लस बच क्या गया, ये वाला Ca बच गया और ये वाला SO4 बच गया, तो बन क्या जाएगा CaSO4। ये क्या हो जाएगा, लवण, ये क्या हो जाएगा, लवण। इसको क्या बोलते हैं, लवण को नमक, और इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, लिख देते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बोनेट वाली। देखिए बैलेंसी, जब भी अपने कोई कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो बैलेंसी हमेशा बराबर रखनी चाहिए। किस प्रकार से रखेंगे, सोडियम है, हाइड्रो है, कार्बोनेट है। देखिए कार्बोनेट पे कितना होता है, कार्बोनेट पे होता है -2, इस पे होता है +1, इस पे होता है +1, इसमें कितने हैं, +2 और -2 बराबर है। इसलिए ये फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का, क्या होता है, NaHCO3 प्लस अपने HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये वाले क्या बना लेंगे, H2। O कहां से निकलेगा, O यहां से निकलेगा, प्लस जो बच गया, यहां पे क्या बच गया था, CO2 प्लस क्या बच गया, CO2। अब CO2 तो हो गया, परंतु यहां इसके साथ साथ और क्या बच गया, ये वाला Na और ये वाला Cl, ये दोनों बच गए, क्या बना लिया, प्लस NaCl। ये क्या होता है, लवण होता है, इसका नाम होता है नमक, लवण। कौन से वाला, नमक का फॉर्मूला है NaCl। अब इसकी अभिक्रिया यहां कंप्लीट होती है। अब 3 रिएक्शंस और पढ़ेंगे, 3 अभी पढ़ ली, 3 और पढ़ेंगे जल्दी से, बहुत अच्छी आगे वाली रिएक्शंस है, जल्दी से पढ़िएगा। और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में अपने लवण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ चीज छूटी तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लूं, इतने में आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ जी, कोई चीज नहीं छूटी अपने। अभी अपने नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि अम्ल और अम्ल के सबके साथ अपने अभिक्रिया देख ली, धातु के साथ देख ली, और क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया देख ली। इसके साथ साथ धातु कार्बोनेट की अपने अम्ल के साथ अभिक्रिया देख ली। और धातु कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति के होने के कारण यह क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसकी अभिक्रिया क्षार के साथ नहीं पढ़ेंगे अपने। अब अपने पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करती है। यदि आपस में इनकी जंग हो जाए तो क्या होगा, अभी देखते हैं क्या होगा। जो होना था हो गया, अब तो अपने को देखना है, मूवी है, मूवी देखनी है। देखिए चौथी, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया कैसे होती है लाला। देखिए जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल प्लस क्षारक, क्या होता है, लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। देखिए कोई एक अम्ल लेते हैं, कोई एक क्षारक लेते हैं, आपस में भिड़ा देते हैं, मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, HCl अम्ल हो गया, प्लस क्षारक कौन सा हो गया, NaOH। देखिए ये OH और ये H मिलके क्या बना देंगे, H2O, प्लस ये वाला
और ये वाला आपस में मिलके क्या बना देंगे, लवण। कौन से वाला, NaCl वाला। जब भी कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या पढ़ेंगे कि जब धातु ऑक्साइड होती है, कोई वैज्ञानिक था, उसने बोला धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जब अपने भूमि में से कुछ चीज निकालते हैं, अगले लेशन में पढ़ेंगे, भूमि में से चीज निकालते हैं, उसके साथ अशुद्धियां होती है, उसको जब अपने निस्तापन करते हैं या भर्जन करते हैं तो क्या होता है कि इनके ऑक्साइड बनते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं, यानी कि धातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर ऑक्साइड बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम का आपने दहन किया था, क्या बना था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि उसके साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ होगा, धातु के साथ ऑक्सीजन चिपका हुआ होगा, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, या धातु का ऑक्साइड बोलेंगे। धातु के साथ जुड़ा होगा ऑक्सीजन तो धातु का ऑक्साइड बोलेंगे, अधातु के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन तो अधातु का ऑक्साइड बोलेंगे। देखिए धातु के ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लिखते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस क्या, अम्ल, प्लस में क्या, अम्ल, क्या बनेगा, लवण प्लस जल। क्या बन रहा है, लवण प्लस जल। यहां क्या बन रहा था, लवण प्लस जल, यानी कि अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया हो रही है, क्षारक की, तब क्या बना, लवण और जल। अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए लवण और जल बन रहा है। यानी कि जो धातु ऑक्साइड होता है वो किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये बात याद रखना, इससे सिद्ध होता है। कोई एक धातु ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, CaO प्लस HCl, अम्ल है, क्या बना, CaCl2 प्लस H2O। संतुलित करने के लिए यहां पे 2 लगा देंगे। एक और एग्जांपल, Na2O प्लस 2HCl, NaCl प्लस H2, 2Na है, 2Na है, Cl2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ये थी अभिक्रिया धातु ऑक्साइड की। अब इसी प्रकार पढ़ते हैं, यदि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का बता दिया तो अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। एक अपने अम्लीय वर्षा पढ़ेंगे। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है, जब अधातु ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो अम्ल का निर्माण करते हैं, और इस अम्ल के कारण जो बारिश से पानी आता है उसका pH मान 5.5 से 5.6 से कम हो जाता है, तो क्या होता है, उसे अम्लीय वर्षा बोलते हैं। वर्षा का pH मान 5.5 से कम होता है, उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं, क्योंकि अम्ल होगा ना 7 से नीचे वाला, तो इसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो यानी कि आपको याद रखना है कि 6 नंबर अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, प्लस किसके साथ, अम्ल होंगे तो क्षारक के साथ करेंगे ना, क्षारक के साथ क्या बनाएंगे, ये भी बेटा छिछले नहीं है, लवण और जल बना देंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, CO2 कार्बन अधातु, ऑक्सीजन ऑक्साइड बना, प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दी, क्या बना बेटा, H2O बन गया। H2O कैसे, 2 यहां से तो 2 ये, HOO बच गया, ये जो बच गया वो क्या था, Na2, Na2 बच गए, और क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, तो ये क्या हो गए, CO3 हो गए। 2 ऑक्सीजन ये वाले और एक ऑक्सीजन ये वाला, Na2CO3, ये बन गया लवण और ये बन गया जल। ठीक है,
यानी कि ये भी अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसलिए अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अब एक इसमें इसने बात बोली कि अम्ल में, सारे अम्ल में समानताएं क्या होती है, अम्लों में समानताएं क्या होती हैं, ये अपने पढ़ चुके हैं कि सारे अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे कैसे, जैसे यहां हेडिंग डालते हैं, अम्ल व सभी अम्लों में समानताएं। क्या समानताएं होती है सभी अम्लों में? ये समानताएं होती है कि सभी अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, जो उसके साथ होगा वो ऋण आयन बच जाएगा। जैसे HCl जलीय विलयन यदि इसका बनाएंगे तो H+ प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? H+। देखता है अम्ल जल में H+ देता है तो Cl का क्या होगा? बेचारे का घर उजड़ जाएगा, तो ये भी Cl- बच जाएगा, ये भी Cl- बच जाएगा। अब इन्हीं आयनों के कारण, प्लस और माइनस आयनों के कारण क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। विद्युत कब आएगी? जब प्लस और माइनस उसमें आयन होंगे तब आएगी। तो ये H+ और Cl- H2SO4, ये जलीय विलयन है, इसका क्या बनेगा? H+, 2 बनेंगे, प्लस SO4 -2 बन जाएगा। HNO3 इसका जलीय विलयन है, H+ प्लस NO3- बन जाएगा। ये क्या होते हैं? सारों में समानता है। अम्ल और जल में, अम्ल में सारों में क्या समानता है? सारे जलीय विलयन में H+ आयन देंगे, इनकी मजबूरी है। क्षारक में क्या है मजबूरी? सारे OH- आयन देंगे। ठीक है। अब एक गंदा सा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या क्षारक में, नहीं अम्ल में, अम्ल है वो OH- आयन नहीं देते हैं? यदि वो देते हैं, यदि वो देते हैं तो वो अम्ल कैसे होते हैं? ये भी कसूता सवाल है। OH आयन देते हैं, हाँ देते हैं। अम्ल देते हैं OH ना, क्षारक देते हैं। अम्ल भी देते हैं, फिर भी वो अम्ल क्यों होते हैं? सर आपने तो बताया था कि OH वो देंगे वो क्षारक होंगे। अब आप बोल रहे हो कि OH देते हैं फिर भी वो अम्ल होते हैं, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि वो OH- आयन होते हैं, कम देते हैं, उससे ज्यादा H+ आयन देते हैं। अब मैं बोल दूं, थोड़ी सी चीनी डालूं और उसमें मैं क्या करूं कि थोड़ा सा नमक डाल दूं, क्या होगा? जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी, जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी वही चीज दिखेगी अपने को, और वही चीज का टेस्ट आएगा। यदि अम्ल ज्यादा होगा तो टेस्ट अम्ल का ज्यादा आएगा, और क्षारक ज्यादा होगा तो टेस्ट किसका ज्यादा आएगा? क्षारक का ज्यादा आएगा। तो H+ आयन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और OH- आयन क्या होंगे? कम होंगे। तो क्या होगा? वो अम्लीय प्रकृति ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि H+ आयन है ज्यादा होंगे। इसके बाद में यदि अपने बात करें कि हाँ, इसके बाद में अपने बात करते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है, बता दिया। H+ आयन में और OH- आयन में टूटते हैं। इसके बाद में दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियस जिसका बताया था मैंने, कुछ चीजों का पीएच मान आपकी बुक में है। रक्त का 7.4, दूध का 7.4, उसके बाद में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया 10, NaOH 13 से 14, इसके बाद में और HCl 2 से 3, H2SO4 1 से 2। ये क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये इनका पीएच मान होता है।
तो कुछ आपके नींबू का रस दिया हुआ है और भी काफ़ी चीज़, सिरका वगैरह का पीएच मान दिया हुआ है, ये थोड़े से लर्न कर लेना। इसके बाद में कुछ चीज़ों में अम्ल कौन सा पाया जाता है, जैसे पूछेगा कि नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी जब काटती है तो कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है उसमें। और इसके बाद में इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है दैनिक जीवन में, अंतिम टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए 5-7 मिनट और लगेंगे मेरे को, इसके बाद में अपने इसको दी एंड करते हैं और अगली वीडियो में अपने लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए दैनिक जीवन में अम्ल का क्या महत्व है, दैनिक जीवन में अम्ल का महत्व क्या महत्व है बताइए। अपने भोजन में जब पाचन होता है, पेट में जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या अपने आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है। और HCl अम्ल का काम क्या है, HCl अम्ल का कार्य क्या है कि वह भोजन का पाचन करता है और भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, ठीक है, ये बात है। इसके बाद में क्या महत्व है, भोजन का पाचन। दूसरा, खेत में उपयोग। देखिए जब भी कोई एंजाइम की विक्रिया होती है, कोई भी सूक्ष्म जीव की एंजाइम की विक्रिया होती है तो वो उदासीन पीएच के मान के लगभग होती है। जब भूमि अम्लीय हो जाती है, जब भूमि कौन सी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो उसमें क्षारीय चीज मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, CaO, CaOH की ट्वाइस CaCO3, इसका नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है बुझा हुआ चूना, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इनका मिलाएंगे, इनको संयुक्त रूप से अपने क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। देखिए याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यदि भूमि क्षारीय प्रकृति होंगे तो इसमें क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। यदि क्षारीय प्रकृति को अम्ल मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगी, उदासीन है तो क्या मिला, अम्लीय है तो क्षार मिलाएंगे, क्षारीय है तो अम्लीय मिलाएंगे। अब सर याद कैसे रहेगा, अम्ल कौन सा बनाएंगे, जिप्सम, जिप्सम मिलाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं कि अम्लीय भूमि में क्या मिलाया जाता है, अम्लीय भूमि में मिलाया जाता है चूना। देखिए अम्लीय आदमी क्या लगाता है, अम्लीय आदमी जर्दा लगाता है, और जर्दे में क्या होता है, चूना होता है। तो अम्लीय भूमि में क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, और क्षारीय भूमि में क्या मिलाया जाता है, अम्ल मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। उससे क्या होता है, न्यूट्रल पीएच मान होता है। तो खेत में उपयोग हो गया, भोजन के पाचन में उपयोग हो गया। अब आता है तीसरा, अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मैंने बताया था अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड वातावरण में जो विषैली गैसें हैं, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये जल के साथ अभिक्रिया करके वर्षा का पीएच मान, पीएच क्या कर देते हैं, 5.5 से कम कर देते हैं। तो इसके कारण जो पानी बरसेगा उसका पीएच मान 5.5 से कम होगा। यदि 5.5 से कम होगा तो वो अम्लीय प्रकृति का होता, इसलिए इसको अम्लीय वर्षा बोला जाता है। चौथा, दंतक्षय। दंतक्षय क्या होता है, जब मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और उसको दंतक्षय बोला जाता है। दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको दंतक्षय बोला जाता है। ये किसके कारण होता है, जब मुंह में अपने टूथपेस्ट नहीं करते तो जो भोजन होगा उसमें शर्करा होगी, और शर्करा में क्या लगेंगे, सूक्ष्म जीव लगेंगे। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे,
तो वो क्या बनाएंगे, लैक्टिक एसिड वगैरह बनाएंगे। एसिड बनाएंगे तो एसिड के कारण, अपने एसिडिक नेचर के कारण मुंह का पीएच मान 5.6 से कम होता है और दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको दंत क्षय बोला जाता है। इससे बचने के लिए अपने को डेली टूथपेस्ट करनी चाहिए। और टूथपेस्ट कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। यदि मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो रहा है, अपने डेली टूथपेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंह का पीएच मान उदासीन हो जाएगा, तो अपने दांत नहीं गिरेंगे, बोखले नहीं कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला अपने बात करें, दंत क्षय हो गया और एसिडिटी। एसिडिटी को रोकने के लिए क्या करते हैं, दुर्बल क्षारक लेते हैं। ठीक है, दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। किसका, दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक का मैंने एग्जांपल लिखाया था MgOH की ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसे क्षारक लेते हैं, और क्षारक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिससे अपने एसिडिटी नहीं होगी। जो अपने इनो लेते हैं उसमें भी होती है। इनको बोला जाता है, जो दुर्बल क्षारक होते हैं ना, उसको एसिडिटी कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड, यानी कि एसिड के अपोजिट एसिडिटी को दूर करते हैं, एसिड को दूर करते हैं, इसलिए इनको एंटासिड बोला जाता है। अब मैं एक चीज आपको बता रहा था कि हाँ, जब अपने को मधुमक्खी काटती है, टांटिया, पीला हेलीकॉप्टर अपने को काटता है, तब क्या होता है, दर्द होता है, जलन होती है, और भाग के जाते हैं अपने टूथपेस्ट के पास, और उस पर क्या लगा लेते हैं, टूथपेस्ट लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं भाई टूथपेस्ट, गोबर तो नहीं लगाते हैं। टूथपेस्ट इसलिए लगाई जाती है कि जो उसने काटा है उसमें मेथेनोइक अम्ल होगा। मेथेनोइक अम्ल होगा तो अम्लकता के कारण वो जलन करता है, उसमें खुजली आती है और जलन होती है ना, मिट्टी मिट्टी पीड़ और जलन भी होती है और खुजली आती है। ऐसे लगता है अंदर कुछ चिभ रहा है, काट रहा है अंदर से अभी भी, तो उसके कारण होता है, अम्लता के कारण होता है। और जब अम्लता के कारण होता है तो क्षारकता वाली चीज देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाए, एसिडिटी कम हो जाएगी तो जलन नहीं होगी, इसलिए अपने टूथपेस्ट लगाते हैं। टूथपेस्ट मैंने बताया था कि क्षारीय प्रकृति होती है, जो मुंह के पीएच मान को उदासीन करती है, इसलिए अपने टूथपेस्ट लगाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, दो चीजें भूल रहा था मैं, आपको बता दिया जाए कि जब भी क्या होता है कि एक तो ये जो लवण बनता है, जब अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। इसके बारे में अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब बता दूं, जब अपने सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ी थी, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ी थी, और उसमें क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट की अपने अम्ल के साथ अभिक्रिया पड़ी थी, तो उसमें जो CO2 बनी थी, उसमें क्या बनी थी, CO2 बनी थी। और इस CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। चूने का पानी फॉर्मूला ये होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर, खड़िया पत्थर, ये सारे भी बोला जाता है। तो सभी स्टूडेंट से विशेष निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है और अभी तक देख रहे हो, तो सबसे अच्छी बात है कि आप अभी तक देख रहे हो, तो कृपया करके हमारी मेहनत को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स यहाँ अवेलेबल होंगे और वो आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स करवाएंगे जो आपके पूरे कैरियर में इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपको कुछ सब्जेक्ट्स की तो वीडियो मिल रही है, ठीक है, तो आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करके उनका भी फायदा कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में लवण के साथ।